कोड ऑफ डिसिप्लिन आपको पता होगा ये मैकेनिज्म 3 टुकड़ों में आएगी। ऊपर ही ऊपर क्या थी? डिसिप्लिनरी कमेटी, उसके नीचे डिसिप्लिनरी कमेटी तो सबसे ऊपर है, डिसिप्लिनरी कमेटी के नीचे बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन और उसके भी नीचे ये डायग्राम बनाया था क्या कल? बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन। अपने आईसीएसआई के इंस्टीट्यूट की बात चल रही है और इसके भी नीचे आता है डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट। डायरेक्टरेट का हेड कौन होता है? डायरेक्टरेट का हेड डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर ऑफ डिसिप्लिन। ये कोई भी कंप्लेंट मिलती है उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा और अगर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये लगता है कि वो मेंबर गिल्टी है और अगर गिल्टी फर्स्ट शेड्यूल का है तो वो किसके पास भेज देगा मैटर? बोर्ड के पास। और अगर वो मैटर फर्स्ट की बजाय सेकंड शेड्यूल से जुड़ा हुआ लग रहा है, सेकंड शेड्यूल का है या बोथ शेड्यूल, दोनों लिस्टें आप पढ़ोगे लास्ट में, तो उनमें से अगर किसी शेड्यूल का है, सेकंड का या बोथ शेड्यूल का, तो वो किसको भेजेगा मैटर? डिसिप्लिनरी कमेटी को भेज देगा। ये बात आप लोगों ने कल पढ़ी होगी। इसके आगे देखो, आज आप 2 नंबर हेडिंग लगा लो, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन ये कौन है और क्या काम करता है। देखो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, this is constituted by the council of the institute. This is constituted by the council of the institute this is constituted by the council of the institute under section 21A, under section 21A of the Companies Act, of the CS Act, under section 21A of the CS Act, under section 21A of the CS Act. दूसरा पॉइंट, the board of discipline is of the opinion शुरू में when शब्द और लगा हुआ है, स्टार्ट में when the board of discipline is of the opinion that a member is guilty, when the board of discipline is of the opinion that a member is guilty of professional or other misconduct, in the first schedule, it shall afford to the member, afford की जगह provide भी लिख सकती हो, it shall afford to the member an opportunity of being heard, it shall afford to the member an opportunity of being heard
and thereafter may take following action. Thereafter may take following action. तो देखो दूसरा पॉइंट क्या लिखा, when the board of discipline is of the opinion, अगर बोर्ड की राय का उसकी ये राय हो that a member is guilty, कि कोई मेंबर जो वो गिल्टी है, दोषी है, किसका दोषी है मेंबर, प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट, हमने पेशेवर या कोई दूसरा दुराचरण किया है अंडर कौन सी शेड्यूल वाला, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आता है बोर्ड को पावर। तो बोर्ड को फर्स्ट शेड्यूल में अगर उसको लगता है कि किसी मेंबर ने कोई दुराचरण किया है प्रोफेशनल या अदर, इट शैल अफोर्ड की जगह प्रोवाइड भी लिख सकते हो, गिव भी लिख सकते हो, इट शैल गिव एन अपॉर्चुनिटी, इट शैल गिव टू द मेंबर एन अपॉर्चुनिटी, एक बार मेंबर को मौका देगा, अपॉर्चुनिटी देगा, और बीइंग हर्ड, किस चीज की अपॉर्चुनिटी देगा, बीइंग हर्ड, सुनवाई का एक बार मौका देगा मेंबर को कि भी वो अपनी कोई बचाव में कोई बात करना चाहे तो कैसे, इट शैल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड मे देयरआफ्टर टेक एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। और फिर अगर मेंबर दोषी लगता है तो वो एक्शन भी लेगा। क्या एक्शन लेगा, डेश लगा के नीचे 3 पॉइंट आएंगे। पहला एक रिप्रीमांड द मेंबर, REPRIMAND, रिप्रीमांड किसको बोलते हैं, ध्यान रखो, रिप्रीमांड REPRIMAND, रिप्रीमांड ब्रैकेट में वार्निंग लिख लो, आपको ध्यान रहता है वार्निंग देना। एक बार होता है ना हम कुछ गलती करते हैं तो वार्निंग देते हैं कि भी हवाई जहाज बना दूंगा, वो रिप्रीमांड, वार्निंग देना। रिप्रीमांड द मेंबर, सदस्य को वार्निंग दी जाती है कि भी इस बार वार्निंग देके छोड़ रहे हैं, आपने गलती कर दी, 2 नंबर और लगा लो लास्ट में पॉइंट की। रिप्रीमांड द मेंबर, और दूसरा रिमूव द नेम ऑफ मेंबर, रिमूव द नेम ऑफ मेंबर from the register, remove the name of member from the register, remove the name of member from the register up to a period of 3 months, up to a period of 3 months। ये रिमूव भी कर सकते हैं किसी मेंबर का नाम रजिस्टर से, लेकिन कितने महीने की सजा, अप टू 3 मंथ, 3 महीने तक के लिए रिमूव कर सकते हैं। तीसरा impose a fine up to rupees 1 lakh, impose a fine up to rupees 1 lakh, impose a fine up to rupees 1 lakh, या जुर्माना भी लगा सकता है किसी मेंबर पे, अधिकतम कितने का, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। तो ये तीनों बातें याद रखनी है, पूछी भी एग्जाम में कितनी सजा क्या दे सकता है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। रिप्रीमांड कर सकता है मेंबर को, छोटी मोटी गलती हो तो सीधा वार्निंग देके छोड़ दिया, या फिर उसको 3 महीने के लिए अधिकतम रेस्टिकेट कर सकता है, उसका नाम हटा सकता है, और तीसरा या फिर उसको 1 लाख रुपए तक का अधिकतम जुर्माना लगा। अब 3 नंबर लिखो, तीसरी कमेटी कौन सी आ जाएगी, अब डिसिप्लिनरी कमेटी, हेडिंग चेंज कर लो, डिसिप्लिनरी कमेटी। डिसिप्लिनरी कमेटी, कमेटी की स्पेलिंग आती है COMMITTEE, 3 बार आते हैं इसमें डबल लेटर, COMMITTEE। देखो, this is constituted by the council, this is constituted by the council under section 21B, under section 21B। कौन से सेक्शन के तहत बनाई जाती है ये, 21B।
ऊपर वाली पहले वाला तो आया था 21, ये 21 डायरेक्टरेट, और ये 21A, और आज कमेटी पढ़ रहे हैं ये 21B। हाँ, 21B के तहत बनाया जाता है सर, स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर? 21B कैपिटल लेटर। क्लॉज नहीं है ये, 21 क्या है, बी क्लॉज होता है तब तो उसका पार्ट बन जाता है। ये 21 क्या है, कैपिटल में बी लिखा हुआ होता है, 21 क्या है, कैपिटल में ए। क्लॉज होता है तो मैं क्लॉज बोलता हूँ कि 21 क्लॉज ए। क्लॉज नहीं है, ये अलग ही सेक्शन हो गई 21B। लिखो, इट शैल कंसिस्ट, इट शैल कंसिस्ट, दूसरा पॉइंट, इट शैल कंसिस्ट, इट शैल कंसिस्ट, it shall consist president, it shall consist president or vice president, it shall consist president or vice president of the council, of the council, of the council as the presiding officer, as the presiding officer, as the presiding officer। इसका अध्यक्ष कौन होगा इस कमेटी का? ये जो डिसिप्लिनरी कमेटी बहुत पावरफुल कमेटी हो गई, इसका अध्यक्ष होगा कौन? हमारे इंस्टीट्यूट का, सीएस इंस्टीट्यूट का जो प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट है, वो इस कमेटी का क्या होगा? प्रेसाइडिंग ऑफिसर होगा, इस कमेटी का अध्यक्ष होगा। ठीक है ना? पीपी और प्रेसिडेंट विल बी या तो प्रेसिडेंट अपने इंस्टीट्यूट का या वाइस प्रेसिडेंट, को इस कमेटी का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। फिर आगे अगला पॉइंट, two members of this committee, two members, TWO, two members of this committee, two members of this committee are elected, two members of this committee are elected from the council, from the council of the institute, from the council of the institute, and two members are nominated, two members are nominated by the central government, by the central government, two members are nominated by the central government। इसके अंदर दो लोग, तो देखो ये कमेटी बनी हुई है, इसकी बात चल रही है डिसिप्लिनरी कमेटी की। इसका अध्यक्ष तो कौन होता है? अपने इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट। इसके अलावा दो मेंबर इसमें इलेक्ट किए जाते हैं अपने काउंसिल में से, आईसीएसआई की सेंट्रल काउंसिल में से, और दो मेंबर इसमें कौन अपॉइंट करती है? गवर्नमेंट की। दो अधिकारी गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, दो वो, 4 जने की काउंसिल हो गई, एक अध्यक्ष हो गया, इसका 5 जने हो गए। फिर वेयर द डिसिप्लिनरी कमेटी, अगला पॉइंट, वेयर द डिसिप्लिनरी कमेटी, where the disciplinary committee is of the opinion, where the disciplinary committee is of the opinion, where the disciplinary committee is of the opinion that a member is guilty, where the disciplinary committee is of the opinion that a member is guilty of professional, member is guilty of professional or other misconduct, professional or other misconduct, professional or other misconduct mentioned in the, mentioned, MENTION, mentioned in the first schedule, mentioned in the second schedule, mentioned in the second schedule or both the schedule, or both the schedule, it shall give to the member, it shall give to the member
an opportunity of being heard. It shall give to the member an opportunity of being heard. An opportunity of being heard. Heard, H-E-A-R-D. Heard and take and may take following actions. And may take following actions. And may take following actions. And may take following action. ये देखो आपको क्या लिखा है थर्ड पॉइंट कि ये कमेटी जो है ये क्या करेगी अगर इसको लगता है where the committee is of the opinion, अगर कमेटी को लगता है that any member is guilty of the offense, कौन से अपराध की अगर हम दोषी हैं, guilty of professional or other misconduct mentioned in the schedule 2, सेकंड शेड्यूल का अगर हम दोषी हैं और both the schedule या फिर हम दोनों शेड्यूल के दोषी हैं, then तो क्या करेगा आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड हमें एक अपॉर्चुनिटी देगा और उसके बाद में टेक फॉलोइंग एक्शन, इसमें भी एक्शन आ रही है, 3 एक्शन आएगी। ए पहला पॉइंट लिखो, रिप्रीमांड द मेंबर, REPRI, REPRIMAND, रिप्रीमांड द मेंबर। समझ गए होंगे रिप्रीमांड मीन क्या होता है? रिप्रीमांड द मेंबर, वार्निंग देके छोड़ सकते हैं। 2 नंबर, रिमूव द नेम ऑफ मेंबर, remove the name of member, remove the name of member, remove the name of member from the register, remove the name of member from the register permanently, remove the name of member from the register permanently or for such period as you think fit. Remove the name of member from the register permanently or for such period as it think fit. As it think fit. 3 number. Sir, register permanently or for such period or for such period as it may think fit. As it think fit. Sir. हाँ. So remove the name of member के बाद एक बार रिपीट करना. Remove the name of member from the register permanently. Remove the name of member from the register permanently or for such period as it think fit. Third, impose such fine. Impose such fine. Fine, F-I-N-E. Fine जुर्माने को बोलते. Impose such fine as it may think fit. Impose such fine as it may think fit, up to rupees 5 lakh, up to rupees 5 lakh, up to rupees 5 lakh, up to rupees 5 lakh। तो इसमें थोड़ी सजा हार्ड आ गई ना उससे, पहली तो सेम आई है दोनों में रिप्रीमांड वाली। सेकंड, रिमूव द नेम ऑफ मेंबर परमानेंटली और सच पीरियड एज इट मे थिंक फिट, जो भी उसको ठीक लगे। परमानेंट भी सीएस की डिग्री छीन सकता है कमेटी, परमानेंट उसमें तो 3 महीने तक का पावर आया था, यहाँ पे क्या आ गया परमानेंट। और तीसरा फाइन उसमें कितने तक का लगा सकता था 1 लाख, और इसमें कितने का जुर्माना 5 लाख तक का जुर्माना लगा सकता है। हम सीएस बन गए तो ध्यान रखना ये चीजें अपने पे लागू होती है, ठीक रहे हो ना। सीएस बनो, सीए बनो, चाहे इंस्टीट्यूट से हम क्या रहते हैं बंधे हुए रहते हैं, तो गलत काम अगर करते हैं, कई बार आप सुनते हो अखबार में टीवी में आता है सीए पकड़ा गया या अपनी कंपनी का सीएस पकड़ा गया, तो जेल भी हो जाती है। वो तो कंपनी एक्ट के तहत होगी, कंपनी एक्ट में आता है कि इतने का जुर्माना और इतने साल की जेल, और साथ ही साथ जुर्माना लगता है और सीएस की डिग्री भी चली जाती है। इसीलिए क्या हुआ है कि हम अपना काम एथिकल वे से करें। बिजनेस में लोग फिर भी तरह तरह के गलत सही तरीके लगा लेते हैं, लेकिन हम बिजनेसमैन नहीं कहलाते। सीएस को क्या बोला जाता है प्रोफेशनल, हम प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल कोड हमें मानना ही पड़ेगा। अब इसके ऊपर देखो, एक ये तीनों जो सिस्टम आपने पढ़े, इनमें अगर सजा मिल गई किसी व्यक्ति को और वो खुश नहीं है उसकी सजा जो सुनाई गई है उससे, तो वो अपील भी कर सकता है। हर चीज में अपील का तो नियम होता ही है। अपील का नियम, अगर आप लोगों को ये सजा ज्यादा लग रही है, मैं कहता हूँ कि साहब मेरे को सजा दी गई है, मैं इससे खुश नहीं हूँ, मैंने कोई गलत सुनाया गया, मैं दोषी नहीं हूँ, हर गुनहगार जनरल यही कहता है कि मैं दोषी नहीं हूँ, तो उसके लिए अपील कहाँ कर सकते हैं? तो एक अपीलेट अथॉरिटी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? अपीलेट अथॉरिटी।
अपीलेट अथॉरिटी, लेकिन सरकार ने कहा कि आप सीए, सीएस, सीएमए हमारे लिए तो तीनों लड़कियों, ये बड़ा लड़का, ये छोटा लड़का, ये कौन सा बोलोगे, मंझला, बीच का लड़का, तो वो छोटा बड़ा लड़का या लड़कियां हैं, तो उन्होंने कहा कि आप लोग अलग अलग अथॉरिटी बनाने के बजाय आपका एक ही बना दे, सीए की, सीएस की, सीएमए की, तीनों की ये अथॉरिटी तीनों अलग अलग है। ये अपने सीएस की थी, जैसे सीएस ने बना रखी है, ऐसे ही सीए ने बना रखी है, ऐसे ही किसने बना रखी है, सीएमए ने। तो अपनी ये जैसे सीएस की अथॉरिटी है और सीए की अथॉरिटी है और सीएमए की, इन तीनों के लिए इंस्टीट्यूट ने अपीलेट अथॉरिटी एक ही बना रखी है कि कोई सीए की लड़ाई हो गई, सीए को किसी को उसकी डिग्री छीन ली, या एक्शन लेडी कमेटी ने या बोर्ड ने उसके ने, तो उसके वो सीए भी दुखी होकर कहा जा सकता है इस अपीलेट अथॉरिटी में, और सीएमए अगर कोई दुखी है तो सीएमए भी कहा जा सकता है, वो भी इस अपीलेट अथॉरिटी में, और सीएस, सीएस के इंस्टीट्यूट की अपन बात कर ही रहे, इनसे भी दुखी हो आप डिसिप्लिनरी से, तो आप भी ऊपर कमेटी में जा सकते हो इस अपीलेट अथॉरिटी के पास। ये कहने का मतलब इन तीनों के ऊपर का जज हो गया। अब जो आ रहा है वो खाली सीएस का ही नहीं, किसका हो गया, सीएस, सीएस, सीएमए तीनों का। तो आप लोग इसके बारे में लिखो अपीलेट अथॉरिटी, हेडिंग डालो अपीलेट अथॉरिटी। अपीलेट, ए डबल पी ई डबल एल ए, अपीलेट, अपीलेट अथॉरिटी। लिख लिया क्या हेडिंग? Appellate authority is constituted, पॉइंट लिखिए पहला, appellate authority is constituted under section 22A, under section 22A of this act and CA Act and CA, चार्टेड अकाउंटेंट का भी एक्ट बना हुआ है, CA Act 1949, CA का कानून बना हुआ है CA Act 1949, उसकी भी सेम ही सेक्शन नंबर है, कौन सी, 22A। अपने इस कानून की भी अभी पीछे में तो कौन सी चल रही थी, 21A, 21B, और अब इसकी कौन सी आ गई, 22A। इस कानून की भी और CA Act की भी, CMA Act की भी, तीनों की, तो आपने दो का ही नाम लिखा है। तो ये अथॉरिटी जो है 22A के तहत सीए अपने इस कानून की और सीएस और सीएमए दोनों कानून के तहत बनाई गई है। इट शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 22A ऑफ दिस एक्ट एंड सीए एक्ट। हाँ, आगे दूसरा लाइन लिखो, इट शैल बी डीम्ड, इट शैल बी डीम्ड, इट शैल बी डीम्ड, it shall be deemed as appellate authority, it shall be deemed as appellate authority for CA की जगह ICAI कर लो, ICAI, और ICAI कॉमा ICSI, ICAI कॉमा ICSI कॉमा ICMAI, ICMAI, ये तीनों के लिए अपीलेट अथॉरिटी है। इट शैल बी डीम्ड अपीलेट अथॉरिटी फॉर ICSI, अपने CS इंस्टीट्यूट के लिए भी यही है और CA के इंस्टीट्यूट के लिए भी यही है और CMA के लिए। फिर नीचे ICSI, ICAI और ICMAI। अगला लिखो, any member of these institute, any member of these institute aggrieved, any member of these institute any member of the institute aggrieved, AGGRIEVE, any member of these institute, any member of these institute लिखा ना, any member of these institute aggrieved, AGGRIEVED, aggrieved by any order
aggrieved by any order of the board, aggrieved by any order of the board of discipline, aggrieved by any order of the board of discipline or disciplinary committee, or disciplinary committee, or disciplinary committee may prefer an appeal, may prefer an appeal to this authority, may prefer an appeal to this authority within 90 days, within 90 days from the date of order, within 90 days from the date of order, within 90 days from the date of order, ऑर्डर मिलने के 90 दिन में अपील कर सकते हैं। देखो कोई भी व्यक्ति इस बोर्ड से दुखी हो या बोर्ड या कमेटी के फैसले से दुखी हो तो वो अपील कर सकता है कितने दिन में? 90 दिन में अपील कर सकता है। किसको? इस अपीलेट अथॉरिटी को। फिर अगला पॉइंट, द अथॉरिटी में after calling, the authority may after calling the record, the authority may after calling the record and hearing the parties may pass following order, अब देखो अथॉरिटी क्या करेगी? अपीलेट अथॉरिटी ये जो भी अपने केस आया इसके पास उस केस की पूरी फाइल मंगा के आफ्टर कॉलिंग द रिकॉर्ड, उसका रिकॉर्ड मंगवाएगा इंस्टीट्यूट से, हियरिंग करेगा, सुनवाई करेगा पार्टीज को एंड पास द फॉलोइंग ऑर्डर। नीचे पहला पॉइंट लिखो ऑर्डर में, कंफर्म CONFIRM कंफर्म कॉमा modify और set aside, confirm, modify और set aside, set aside the order, confirm, modify और set aside the order। या तो ये कमेटी या बोर्ड का ऑर्डर जो उसको क्या कर देगा? कंफर्म करने का मतलब उसी को कह देगा कि ये ऑर्डर सही है, अपील किए फिर भी ये ऑर्डर सही है, या फिर उसको मॉडिफाई कुछ चेंज कर सकता है, या फिर उसको सेट असाइड निरस्त भी कर सकता है पहले का जो ऑर्डर है जिसके खिलाफ हमने अपील की है। 2 नंबर, impose any penalty or set aside, comma reduce, comma enhance, impose any penalty or set aside, reduce or enhance the penalty, set aside, reduce or enhance, enhance the penalty। इसका क्या मतलब हुआ? या तो हमने पेनल्टी पहले लगी नहीं है तो अब ये लगा सकता है। हम मान लो जानबूझ के चले गए और हमारे पे पेनल्टी हम तो कम कराने गए थे, बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, सेट असाइड निरस्त भी कर सकता है। या तो इंपोज एनी पेनल्टी, या तो कोई पेनल्टी लगा सकता है पहले लगी नहीं थी, और या पेनल्टी बढ़ाने का, कम करने का, या फिर उसको निरस्त करने का पावर है। अगला, रिमिट द केस, रिमिट REMIT, remit the case to the board, or committee, for such further inquiry, remit the case to the board or committee for further inquiry। अगला, सर रिमीट द
रिमिट द केस टू द बोर्ड और कमेटी फॉर फर्दर इंक्वायरी। हमारा केस वापस भेज सकता है बोर्ड को या कमेटी को कि इसकी वापस जांच करो। डी पास सच ऑर्डर, पास सच अदर ऑर्डर, पास सच अदर ऑर्डर एज इट थिंक फिट, पास सच अदर ऑर्डर एज इट थिंक फिट, जो भी उसको ठीक लगे और कोई ऑर्डर भी जारी कर सकता है। कौन आया भैया बैंड में? तो संभालने तो आता है रोज। 4 हो गए केस में। अपीलेट बोर्ड क्या क्या कर सकता है? अपीलेट अथॉरिटी पहला कंफर्म, सेट असाइड और मॉडिफाई द ऑर्डर। ऑर्डर को जो जिसके खिलाफ हमने अपील करी है उसी ऑर्डर को कंफर्म करना, मॉडिफाई करना या सेट असाइड निरस्त करना। सेकंड, पेनल्टी को इंपोज करना या पेनल्टी को रिड्यूस करना, एनहांस करना या पेनल्टी हटा देना, सेट असाइड। तीसरा, रिमिट द केस, केस को वापस भेज देना बोर्ड या कमेटी के पास फॉर फर्दर इंक्वायरी। और चौथा, पास सच अदर। ये सबसे ज्यादा पावरफुल इनमें से कौन हुआ था चारों में से? अपीलेट अथॉरिटी। अभी जो श्यामजी अग्रवाल के बारे में आपको बताता हूँ, इस अपीलेट अथॉरिटी के अध्यक्ष है, चौथी वाली। वो कौन से के हो गए? आपको मैंने कहा था ना, सीए, सीएस और सीएमए तीनों इंस्टीट्यूट आ गए। तो हम लोगों को ध्यान रखना होगा क्योंकि वो एक जज हैं, कानून की नजर में उनकी पोस्ट क्या है? सब इंस्टीट्यूट के ऊपर क्या हो गए? वो जज हो गए। कि कोई मेंबर जिसका लफड़ा हो गया इंस्टीट्यूट के लेवल पे, इंस्टीट्यूट ने उसको कोई सजा दे दी, तो उस सजा को माफ करने का और करने का अल्टीमेट पावर किसके पास होता है? अपीलेट अथॉरिटी के ऊपर। उसके ऊपर कोई नहीं, अपीलेट अथॉरिटी से ऊपर कोई नहीं। तो वो तीनों इंस्टीट्यूट पे हो गई, अकेले पे नहीं रही। तो ये अपने मैकेनिज्म पढ़ा आप लोगों ने अभी तक। कौन सा? डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म। ये 4 अलग अलग अथॉरिटी आप लोगों ने पढ़ी कि कौन कौन सी अथॉरिटी अपने इंस्टीट्यूट में चलती है। उस होने की जरूरत नहीं है। पहले सीएस बन अर्पित क्या क्या करने लग गया कि मेरे भैया है ना? अब तेरे भाई है, मेरे भी भाई है, लेकिन वो जज में भाई नहीं चलता, ठीक है ना? वो ये कहेंगे काम करो, ढंग से करो, वो है गलती करोगे तो सजा मिलेगी। तो हम प्रोफेशनल पहले है। रिलेशन जब भी आप प्रोफेशनल बन जाओगे ना, हमेशा यही है, प्रोफेशनल बनने के बाद इंसान के रिश्ते नाते सब दूर हो जाते। फिर वो सिर्फ क्या चीज देखता है? अपने प्रोफेशन के प्रति सबसे बड़ा वफादार होता है। जब शादी हुई थी, सबसे शादी से पहले एंगेजमेंट के टाइम मैंने जो होने वाली वाइफ थी उसको मैंने यही बात बोली थी कि फर्स्ट प्रोफेशन, पहला मेरा क्या रहेगा? प्रोफेशन रहेगा। और ये सब हमेशा रहता है। आप प्रोफेशन के प्रति अगर अपने उसके प्रति वफादार नहीं हो, पर्सनल लाइफ आपकी कितनी चल रही हो, प्रोफेशनल लाइफ उससे भी अच्छी होनी चाहिए, ये जरूरी है। तो प्रोफेशनल लोगों को आपको किससे बंधा बनाना होगा? सीएस बन गए तो आपकी पूरी जिंदगी पर आपके साथ में पर्सनल लाइफ के साथ कौन सी चलेगी? प्रोफेशनल लाइफ की भी गरिमा को आपको जैसे बनाए रखना होता है, उसकी डिग्निटी बनी रहना जरूरी है। समझ गए आप? जरूरी चीज समझ। अब आगे अपने देखो, ये बात आप लोगों को मैं बार बार कह रहा था, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल कह रहे थे हम लोग। तो फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल ये क्या है, इनके बारे में अब चर्चा शुरू होगी। आप सोचिए चैप्टर पूरा हो गया, अभी चैप्टर शुरू हुआ है। अब रियल में चैप्टर ये शुरू हो रहा है, ध्यान दीजिए, एंड नहीं है ये चैप्टर का। हेडिंग डाल लो, प्रोविजन रिलेटिंग टू मिसकंडक्ट, प्रोविजन रिलेटिंग टू मिसकंडक्ट, प्रोविजन रिलेटिंग टू मिसकंडक्ट under the CS Act, provision relating to misconduct under CS Act 1980। मिसकंडक्ट को लेकर के अपना सीएस का कानून क्या कहता है वो देखिए। इसमें आपको कुछ आइडिया तो लगा होगा कितनी शेड्यूल बनी हुई है? 2। एक है फर्स्ट शेड्यूल, पहले देखना, फर्स्ट शेड्यूल, और दूसरी तरफ आएगी सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में सजा कौन सुनाता है? फर्स्ट शेड्यूल में बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, और सेकंड शेड्यूल का अपराध कर दिया तो डिसिप्लिनरी कमेटी,
और दोनों का कर दिया तो ज्यादा भी होशियार बच्चे होते हैं, दोनों का कर दोगे तो डिसिप्लिन की कमेटी सीधा प्रेसिडेंट आपका केस मंगवा लेगा, आजा वो और ही भारी पड़ जाएगा। अब इसमें फर्स्ट शेड्यूल के अंदर भी क्या है, 4 अलग अलग पार्ट है। फर्स्ट शेड्यूल में 4 अलग अलग पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। अब कहानी शुरू हो रही है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। ये उसी तरीके से जैसे अपने भगवत गीता या रामायण के अंदर अध्याय चालू होते हैं ना, तो ये पहली शेड्यूल और इसके अंदर अपने क्या आएंगे 4 पार्ट। ज्यादा डरो मत, सारी चीजें ऐसे ही इंटरेस्टिंग चलती रहेगी, पता नहीं चलेगा आपको, बोरिंग लग रही होगी। अब थोड़ी इंटरेस्टिंग चालू हो जाएगी कहानी, क्योंकि अपने तरह तरह के गड़बड़ घोटाले आएंगे, इसमें आपने ये गड़बड़ की, इसमें आपने ये गड़बड़ की, तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग आ जाएगा। पार्ट 1 जो है वो किसको लेकर के आता है, देखो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। पार्ट 1 लागू होता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बाय कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हो भाई, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस को आइडिया है। कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस को शॉर्ट में सीएसपी बोला जाता है, पीसीएस भी बोला जाता है, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, पीसीएस। ये पहले वाली शेड्यूल लगेगी कि अगर कोई गड़बड़ की है, किसने गड़बड़ की है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर किया गया बाय कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस में सीएस है, जैसे मैं प्रैक्टिस में हूं तो मेरे पे लग जाएगी ये शेड्यूल, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बाय कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। दूसरा आएगा पार्ट 2, इसमें आएगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बाय कंपनी सेक्रेटरी, बाय कंपनी सेक्रेटरी इन सर्विस। ये कौन से कंपनी सेक्रेटरी पे लगेगी, जो सर्विस में है। पहले वाला तो कंपनी सेक्रेटरी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उन पे लगती है, और दूसरे वाली किस पे लगेगी, जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कोई गड़बड़ कर रहा है, कौन, कंपनी सेक्रेटरी इन सर्विस, जो कंपनी सेक्रेटरी सर्विस में है उसके ऊपर लगेगी। पार्ट 3 ये दोनों पे लग जाएगा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू द मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट जनरली। मीन आप सीएस कोई से भी हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बाय कंपनी सेक्रेटरी। अगर आपने कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट वर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, पेशेवर दुराचरण। पेशेवर दुराचरण मतलब आप अपने व्यवहार में कोई दुराचार करते हो, गलत व्यवहार करते हो दूसरों के साथ, तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बाय कंपनी सेक्रेटरी इन जनरल। इसका मतलब कौन से सीएस आएंगे, ये चाहे जॉब कर रहे हो चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हो। हमें ये बहुत ही अच्छी चीज की है, आप सीएस बनते थे पहले हमें पता नहीं होता था कि क्या गड़बड़ी करने पर क्या हो सकता है, फाइनल में तो आता था, लेकिन आजकल आप एग्जीक्यूटिव में सिखाने लग गया। सीए में भी ये चीज जरूरी होती है, सीएस में भी। आपको हम सीएस बना रहे हैं, आप ये मत सोचो कि सीएस कोई दूसरा आएगा आपको बनाने, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं सिखा रहा हूँ, मैं ही तो बना रहा हूँ ना आपको सीएस। तो ये सारी चीजें जो सिखा रहा हूँ अपने को प्रैक्टिकली भी ध्यान रखनी है कि जिंदगी में ऐसी ऐसी चीजें अपने पे लागू हो जाएगी सीएस बनने से। तो या तो भाग जाओ या फिर इनको फॉलो करो। चौथा क्या आएगा, पार्ट 4। पार्ट 4 आएगा अदर मिसकंडक्ट। अदर मिसकंडक्ट, ऊपर वाला तो कौन सा था, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अब आ रहा है अदर मिसकंडक्ट बाय मेंबर कंपनी सेक्रेटरी बोल दो, चाहे बाय कंपनी सेक्रेटरी इन जनरल, बाय कंपनी सेक्रेटरी इन जनरल। ये भी किस पे लागू हो जाएगी, सारे सीएस पे लागू हो जाएगी, लेकिन इसमें प्रोफेशनल और इसमें अदर, इनमें भी कोई फर्क होता है क्या, प्रोफेशनल किसको बोलेंगे और अदर किसको बोलेंगे, सोचो थोड़ा ऐसे जनरल बात करें तो
प्रोफेशनल होता है जैसे मैं आपके सामने कैसा बिहेव करता हूँ, सीएस के ड्यूटी के दौरान, काम के दौरान, मेरे प्रोफेशन के दौरान, मेरे कागजात के दौरान, मैं साइन करता हूँ उनके दौरान, ऑफिस के दौरान कैसा बिहेव करता हूँ, किसमें आता है प्रोफेशनल। अदर में क्या आता है, ड्यूटी के अलावा मैं किन लोगों के बीच में बैठता हूँ, सोसाइटी में कैसा व्यवहार करता हूँ, घर पे कैसा व्यवहार करता हूँ, वो सब किसमें आ जाएगा, अदर मिसकंडक्ट। जैसे मान लो कोई व्यक्ति उसने चोरी की, एक साधारण इंसान है वो चोरी करता है तो कानून कहता है कि ठीक है चोरी कर ली, अगले को कोई प्रॉब्लम होगी, जेल सजा सुना देता है। लेकिन सीएस इनको चोरी करते हुए देखा है, ये चोरी करेंगे तो क्या होगा, कानून क्या कहेगा, अरे इतना बड़ा सीएस हो की चोरी करता है, इतनी बड़ी डिग्री का है, बुद्धि गई, ये वो लोग सुनाएंगे ना 1000 बात। जज साहब खुद ही कह देंगे कि अरे तुमने सीएस की पढ़ाई की है, तुमको चोरी करते हुए शर्म नहीं आई। क्या जवाब देगा अगला, मीन अपने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और अदर मिसकंडक्ट दोनों देखे जाते हैं। हम खाली प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, अपनी पर्सनल लाइफ भी क्या होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए। तो ये 4 आ गए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। अभी बेसिक चीजें बता रहा हूँ आपको, ये ध्यान होनी चाहिए। इनके अंदर अलग अलग टुकड़ों में फिर कहानी आएगी। पार्ट 1 के फिर अपने अलग अलग वाक्य बनेंगे अलग अलग प्रकार के, पार्ट 2 के अलग, पार्ट 3 के अलग, पार्ट 4 के अलग। तो पार्ट 1 लागू किस पे होगा, पहले बात आपको बताया, कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस में जॉब। दूसरा किस पे लागू होगा, पार्ट 2 कंपनी सेक्रेटरी जॉब में है, सर्विस में उन पे। पार्ट 3 किस पे लागू होगा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट दोनों पे लागू हो जाएगा। और पार्ट 4 अदर मिसकंडक्ट दोनों पे लागू हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी सजा आपको पता है, इन्हें दोषी पाए गए तो फर्स्ट शेड्यूल वालों पे कौन सजा सुनाता है, कोड ऑफ डिसिप्लिन। और दूसरे में अगर आप इधर वाले की सेकंड शेड्यूल की बात करो तो उसमें भी 3 टुकड़े आएंगे, उसमें भी 3 टुकड़े आएंगे। आएगा पार्ट 1, पार्ट 1 लागू होगा कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस वालों पे, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बाय कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। शॉर्ट में हमें किसी ने पे नाम याद तो रह जाता है, लेकिन वो आज ही याद रहेगा, 2 दिन बाद में पीसीएस की फुल फॉर्म याद नहीं रहेगी, इसलिए मैं शॉर्ट वर्ड कम इस्तेमाल कर रहा हूँ। भाई कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस को शॉर्ट में जबकि हम क्या कह सकते हैं, पीसीएस। दूसरा पार्ट 2 आएगा, वो किसके लिए आएगा, वो दोनों के लिए नहीं, जनरल उसका आएगा सर्विस वालों के लिए। पार्ट 2 आ रहा है जनरल के लिए आ गया, जनरल का भी दोनों के लिए आ गया। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बाय कंपनी सेक्रेटरी इन जनरल। इन जनरल का मीन दोनों को फॉलो करना है, चाहे वो सीएस जॉब में हो चाहे वो हाँ सर्विस में हो। पार्ट 3 ये आएगा अदर मिसकंडक्ट, अदर मिसकंडक्ट जो जनरली सब पे लागू होगा। पार्ट 3 अदर मिसकंडक्ट बाय कंपनी सेक्रेटरी इन जनरल। कौन सा कमा, इधर उधर 4 थे, इधर 3 ही। सर्विस वालों का अलग से कोई नहीं है इसमें। ये 2 तो जनरल आ गए, जनरल का मतलब दोनों पे लागू होंगे। ये दोनों तो जनरल जनरल लिखा हुआ है, इसका मतलब प्रैक्टिस वाला हो चाहे सीएस जॉब वाला हो, दोनों पे। और ये पहले वाला खाली प्रैक्टिस वाले सीएस पे ही लागू होगा। देखो आपको मैं हालांकि कंपनी लॉ का मैंने ये पार्ट भी आपको साथ में दिया है, लेकिन सबसे मुश्किल जो है ना वो ये है, अब जो पोर्शन शुरू हो रहा है आप लोगों को बता दूं, ये क्या चीजें कायदे से सीएस फाइनल की है लाइफ, हमेशा से इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, हमेशा सीएस फाइनल में मिली है। पिछले 1-2 बैच उनको होशियार लगे होंगे तो वो उन्होंने ये ट्रांसफर कर दिया किसमें, एग्जीक्यूटिव। आप लोग से उम्मीद तो मेरे को इसमें कम है चैप्टर में, लेकिन 10 नंबर का है, 15 का भी आ सकता है। और क्या सर यहाँ से ही उठता है जो आपको पॉइंट चल रहा है ना कि सीएस ने ये गड़बड़ कर दी, बताओ क्या होगा, ये होगा वो होगा। अब हमको जनरली क्या इन्हें इतने कहानियों के टुकड़े में आपको पिछले बैचे से और ज्यादा डीप में, क्योंकि टाइम भी है अपने पास और अच्छे तरीके से ही करवाना चाह रहा हूँ, तो आप लोगों के कोऑपरेशन की इसमें ज्यादा जरूरत है। मीन हार्ड का मतलब कितना भी हार्ड हो, आप लोगों ने डिडक्शन याद कर ली तो ये तो उसके सामने क्या चीज है,
डिडक्शन से इजी है, ये आपको मैं बता दूं। लेकिन इनमें टुकड़े आएंगे, जैसे इसके 12 पॉइंट आएंगे, 4 पॉइंट, 10 पॉइंट, 2 पॉइंट, मतलब इस तरीके से इनके टोटल मिला के आपको 20 एक पॉइंट याद करने को दूंगा। 20 एक पॉइंट में कुछ कंडीशन कुछ भी नहीं आएगी, 2 लाइनें आएंगी हर में कितनी आएगी? 2-3 लाइनें। आप लिखोगे तो 4-5 में हो जाएगा वो बुक की 2-3 लाइनें। तो वो इतनी लाइनें, उसमें खाली अपने को क्लोज वाइज के भी, इसमें पहला पॉइंट ये कहता है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। आप चाहते हो तो अगर हिंदी में साथ में ट्रांसलेशन, अगर कोई हिंदी मीडियम का तो साथ में भी करवा सकता हूँ, या कानून भेज दूंगा, ओरिजिनल जो कानून है इसका वो भी हिंदी में पढ़ा है। लेकिन आप लोगों को ये याद करना पड़ेगा। मीन किसको जब याद करने को दूंगा मैं, वो आपको उस दिन को स्किप कर दूंगा सेक्शन 149 के आगे वाले। लेकिन ये याद कर लिया ना, आपको मैं बता दूं, आप जो पुराने बैचे थे सबसे आगे हो जाओगे, कि उन लोगों को ये सी पार्ट ये पार्ट कभी याद नहीं हुआ जो अब चल रहा है। याद करवाने की कोशिश भी की लेकिन ये याद नहीं हुआ। आप लोग याद कर सकते हो तो देख लो, आप लोग उनसे एडवांस बन सकते हो। ये बच्चे ये कहते हैं कि सर वो शेड्यूल नहीं आती, पहली दूसरी शेड्यूल, तो ये पहली दूसरी शेड्यूल हुई इन शेड्यूल के अंदर पॉइंट, क्योंकि अगला क्या करेगा, कोई आपको क्राइम बताएगा कि ऐसा ऐसा सीएस ने कर लिया, आपको पहचानना होगा कि इसमें आएगा, कि इसमें आएगा, कि इसमें आएगा, कि इसमें आएगा, या इधर वाले में आएगा, और आएगा तो वो कौन सा पॉइंट नंबर है वो आपको पता होना। ये चीजें आप लोगों को जो मैंने बताई है, इनके बारे में हम लोग अब शुरू कर रहे हैं। पहले आप ये टेबल जो है ना, इसके लिए जगह छोड़ दो, ये घर पे बनानी है, फोटो इसके ग्रुप में डाल देंगे, ये घर पे बनानी है, ठीक है ना? फोटो ले लेना क्या दूसरे पास आके ले लो। देखो वापस सोच लो, हम चलते चलते भूल जाएंगे कि सर कहाँ चल रहे हैं, तो वापस पाथ देख लो हम कहाँ चलेंगे। पहले पूरा फर्स्ट शेड्यूल में चलेंगे, और फर्स्ट शेड्यूल पूरी हो जाएगी, फिर आपको लगेगा हो गया चैप्टर पूरा, फिर क्या चलेगी, सेकंड शेड्यूल भी आएगी, ठीक है ना? हाँ, 3-4 दिन में अगर अपने पढ़ेंगे तो हो जाएगा, मेहनत करेंगे। चैप्टर क्या, ये बुक ही खत्म हो जाएगी, सी पार्ट में यही तो है 10 नंबर का। लेकिन ये देखते हैं आप लोग कैसी प्रोग्रेस करते हो। स्टार्ट कर दो, हेडिंग डालो, फिर पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऐसे लिखो हेडिंग। ये टेबल तो आपको जगह छोड़ देना, पहले बनानी है उसकी। उसके बारे में सेकंड शेड्यूल के बारे में आपको पता है क्या, सजा कौन सुनाता है सेकंड शेड्यूल की? डिसिप्लिनरी कमेटी सुनाती है, ध्यान रखो। अब हेडिंग क्या बना रहे हो आप, पार्ट फर्स्ट ऑफ शेड्यूल फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऐसे लिख लो, चाहे पार्ट फर्स्ट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। फिर हेडिंग लिखो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बाय कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, ये शेड्यूल का हेडिंग है पार्ट 1 का, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बाय कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। हेडिंग थोड़ा चेंज करो, ये तो लाइन लिख लेना, उसके बाद में चेंज करवाऊंगा। लिख लीजिए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बाय कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। सीएस में हमेशा सी और एस कैपिटल लिखा करो, ठीक है ना? ये डिग्री है, बाय कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का पी कैपिटल, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। हेडिंग लिख लिया। ऊपर आपने क्या लिखा था याद हो तो, पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। अगर उसके आगे जगह हो तो आप लिख लो ऑफ सीएस एक्ट, पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीएस एक्ट 1980। इन जगह जगह आपको ये पूरा लाइन बोलना होता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ सीएस एक्ट। सीएस का कानून चल रहा है, पार्ट 1 चल रहा है, ये अभी आप पे नहीं लागू है। ये जो नियम पढ़ेंगे अब किस पे लागू होंगे, सीएस आप बन जाओगे ना उसके बाद में। और वो भी कौन से सीएस के लिए पढ़ रहे हो आप, पहले पीसीएस के लिए, ठीक है? इसमें अब देखो क्लोज आएंगे। क्लोज का मीन क्या होता है, जैसे हर चीज के टुकड़े हो जाते हैं ना कई बार सेक्शन के, वैसे ही इसके पार्ट 1 के अब टुकड़े हो जाएंगे। टोटल 11 टुकड़े होने चाहिए, 11 या 12। तो हम लोग पहला टुकड़ा शुरू कर रहे हैं, 11 टुकड़े। लिखो क्लोज 1, क्लोज कैपिटल में लिखना, CLAUSE ऐसे लिखो, क्लोज 1, क्लोज CLAUSE। मैं बोलूं वैसे वैसे करते जाओ, क्लोज, फिर आगे ब्रैकेट में 1 लिख लो, ब्रैकेट में 1, 1 2 3 ऐसे लिखते हो ना, 1 वो एक वाला लगाना है, रोमन वाला नहीं लगाना, 1, क्लोज 1, ठीक है? आपको पूछा जाएगा तो क्लोज वाइज ही पूछा जाएगा। मैं आपको बोलूंगा शेड्यूल 1 पार्ट 1
क्लॉज 1। तो आप समझ आना आप क्या बताना है, दिमाग इसमें क्या इधर उधर उधर से इधर ला करके सेंटर पे लाना है। तो देखो क्लॉज 1 क्या कहता है, लिखो। अब मैं जगह जगह पीसीएस वर्ड यूज कर लूंगा इसके लिए, पूरा कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस के लिए, समझ जाओगे। तो लिखो ए पीसीएस, ए कैपिटल में लिखना लेकिन पीसीएस, ए पीसीएस शैल बी डिम्ड, ए पीसीएस शैल बी डिम्ड टू बी गिल्टी, ए पीसीएस शैल बी डिम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, a PCS shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he allow any person to practice, if he allow any person to practice in his name, if he allow any person to practice in his name as a company secretary, unless such person is also a company secretary, unless such person is also a company secretary in practice, unless such person is also a company secretary in practice and is in partnership with or employed by him, ये सेम हिंदी रूपांतरण है ना, जो आपको मैं फाइलिंग भेज दूंगा, जो हिंदी वाले हैं वो ये सेम वर्ड टू वर्ड का पूरा हिंदी में लिखा हुआ रहेगा। तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसको वैसे याद कर सकते हो। वैसे ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही तरीके से भारी है, ठीक है ना, वो कैसे भी पढ़ लो चाहे। आप इसको जनरल लैंग्वेज में याद करना, मीन वर्ड टू वर्ड याद नहीं होगा। पहले बात क्या बता रहा हूं, देखो पहला क्लॉज क्या चीज के बारे में गड़बड़ कर रहा है, क्या चीज की आपको दोषी मान रहा है। ए पीसीएस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी, कि एक सीएस को दोषी मानेंगे। ये नियम पहले पार्ट वाले सारे पीसीएस पे लगेंगे। 11 वाक्य बताऊंगा, 11 की 11 किस पे लगेंगे, पार्ट 1 पीसीएस पे लगेगा। तो उसका क्लॉज 1 क्या कह रहा है ये, कि ए पीसीएस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी, एक पीसीएस को गिल्टी माना जाएगा इफ ही अलाउ, अगर वो इजाजत देता है। इफ ही अलाउ एनी पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति को अगर मैं इजाजत देता हूं, इफ ही अलाउ एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम, अगर मैं मेरे नाम से किसी दूसरे व्यक्ति को प्रैक्टिस करने की इजाजत देता हूं। कहने का मीन सीएस हमेशा पर्सनल डिग्री होती है। पर्सनल मीन हमने जिसने अर्जित किए उसका दिमाग, उसकी योग्यता, उसकी एग्जाम, उसकी क्वालिफिकेशन लेके इंस्टीट्यूट ने दी। क्या ये डिग्री बिजनेस की तरह थोड़ी कर सकते हैं कि मैं दुकान चालू कर दूं। मेरे फादर भी उस सील को लगा के, मोहर लगा करके पैसे कमा रहे हो। भाई को भी मैंने कह दिया तू भी सीएस है, मैं सीएस होना, क्या टेंशन है तेरे को। हाँ, बहन को भी कह दिया, वाइफ को भी कह दिया, अर्षित को भी कह दिया कि तू सीएस है, लगा मोहर, और 10 एक मोहर बना दी कि सब लोग मोहर लगाओ और साइन करो और पार्टी से पैसे ले लो। घर की बात चल सकता है कैसे? नहीं। क्यों? इंस्टीट्यूट क्या कहता है, आप खुद प्रैक्टिसिंग सीएस हो। ये ध्यान रखो, ये चीजें नियम है और स्ट्रिक्ट बातें हैं ये चीज, कि अगर मैं पीसीएस हूं, मैं किसी और को अलाउ करता हूं, चाहे वो मेरा स्टाफ ही क्यों ना हो, क्या मतलब हुआ इसका? मतलब कि सीएस के ऑफिस में जैसे मेरे पास कोई स्टाफ काम कर रहा है, वो भी मेरी मोहर लगा के साइन नहीं कर सकता। मेरी वो ये नहीं दिखा सकता है कि सर की तरफ से मैं कर रहा हूं ना साइन। ए पीसीएस इट शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का दोषी माना जाएगा इफ वी अलाउ एनी पर्सन, अगर हम किसी व्यक्ति को इजाजत देते हैं प्रैक्टिस में। इफ ही अलाउ एनी पर्सन, अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति को इजाजत देता हूं टू प्रैक्टिस, कि वो प्रैक्टिस कर सके, किसके नाम से? इन हिज नेम, मेरे नाम से। मेरे नाम से वो कोई भी दूसरा आदमी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, चाहे वो सीए हो, चाहे वो सीएस हो। मेरे ऑफिस में हो सकता है कोई सीएस हो मेरा पार्टनर,
अब वो सीएस है, ऑफिस में मेरा काम देखता है, लेकिन वो मोहर लगा के क्या साइन खुद कर सकता है कि सर की तरफ से मोहर मेरी लगा दी, नाम उस पे लिखा हुआ रमेश पटवारी, मेंबरशिप नंबर सब कुछ मेरे लिखे हुए और साइन मेरी जगह आर की जगह कोई पी कर रहा है, क्या चल सकता है ये चीज? बिल्कुल नहीं, ये स्ट्रिक्ट रूल होता है। कहीं भी ये हमारे ऑफिस में आता है ना स्टाफ काम करने को, उसको सबसे पहले हम यही कहते हैं कि कभी भी गलती से भी सील लगा के खुद साइन मत कर दो। कई बार हम सोचते हैं कि साइन ही तो है सर के, मैं तो ऐसे ही रद्दी से साइन करता हूँ, देखते कोई भी कर देगा साइन, लेकिन वो कोई दूसरा व्यक्ति कर दिया और उस कागज पे अगर कुछ गड़बड़ निकल गई तो उसकी गलती नहीं मानी जाएगी ना, दोषी कौन माना जाऊंगा मैं? गड़बड़ निकलो या नहीं निकलो वो कानूनन ही क्या है, जुर्म है, गलत है कि अगर मैं सीएस हूं तो मेरे साइन क्या नहीं कर सकता, मेरे ऑफिस में काम करने वाला चाहे कोई दूसरा व्यक्ति क्यों ना हो वो भी नहीं कर सकता। एक एक्सेप्शन है, लेकिन अनलेस करके दिया हुआ, देखो आगे आपने पढ़ा तो इसमें क्या, आपको एक बात और बता दो, ये जो है ना एक एक पॉइंट इनकी आप अगर मॉड्यूल में देखोगे ना व्याख्या मिलेगी 2-2 4-4 पेज में। मीन ये तो बेयर एक्ट एक तरह से ओरिजिनल कानून को पढ़ रहे हैं हम लोग, इसके नियम से कितने सारे केस बन जाते हैं, कितनी सारी व्याख्या बन जाती है, वो बहुत सारी होती है, वो सिर्फ सुनने पे डिपेंड करेगी। मैं आपको जो बातें सुना रहा हूं ना उन पे गौर करना, वो लिखी नहीं जा सकती आप लोगों से, उनको आप गौर करते जाना कि सर इसका मतलब कैसे समझा रहे हैं। मैंने क्या कहा आपको, मैं सीएस हूं प्रैक्टिसिंग, तो इसी टाइप का वो केस बनाएगा, आपको आए हुए केस दिखाऊंगा मैं, तो वो सीएस प्रैक्टिसिंग है तो वो अपने किसी दोस्त को, रिश्तेदार को, ऑफिस के साथी को, ऑफिस के स्टाफ को, किसी को भी अपना प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट या खुद को दूसरे व्यक्ति को प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं दे सकता मेरे नाम। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मेरा कोई स्टूडेंट है, मान लो वो लक्ष्मणगढ़ का है, फतेहपुर का है, रामगढ़ का है, चूरू का है, सुजानगढ़ का है, अब वो वहां पे वो कह रहा है कि सर मैं सीएस बन गया। मैंने कहा बेटा बहुत बढ़िया बात है। उसने कहा सर मैं ऑफिस कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने कहा कर ले। उसने कहा सर मैं नाम आपका वहां रखना चाहता हूँ, सीएस रमेश पटवारी एंड एसोसिएट। नाम मतलब वो क्या चाह रहा है कि वो ये शो करना चाहता है कि सर का यहाँ ऑफिस है, सर प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो हो सकता है सीएस बनाओ या नहीं बनाओ, लेकिन वो मेरा नाम शो कर रहा है, ऐसा नहीं कर सकता। ब्रांच का एक नियम आएगा, वो अलग आएगा कि ब्रांच एक सीएस कैसे खोल सकता है, उसका एक अलग ही तरीका है ना। तो कोई भी व्यक्ति को इजाजत नहीं है अनलेस करके आगे, वो भी बात ध्यान से पढ़ो, हर चीज के एक्सेप्शन मिलेंगे, एक्सेप्शन को भी दिमाग में सेट करना। अनलेस करके क्या लिखा हुआ है, अनलेस सच पर्सन, सच मतलब जिस व्यक्ति को मैं परमिट कर रहा हूं, इज आल्सो ए कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, वो भी क्या होना चाहिए, पीसीएस होना चाहिए। और पीसीएस भी कैसा, इज इन पार्टनरशिप विद, वो मेरा पार्टनर हो, और एम्प्लॉयड बाय हिम, या मेरा वो एम्प्लॉय। जैसे मैंने किसी सीएस को मेरे यहाँ प्रैक्टिस में रख लिया कि मैं पार्टनरशिप फर्म बना ली, मैं भी पार्टनर हूं, वो दूसरा सीएस भी क्या है मेरा पार्टनर, पीसीएस होना चाहिए। या फिर वो पीसीएस है, मेरे यहाँ फर्म में क्या हो गया, एम्प्लॉय हो गया, पीसीएस का काम देख रहा है लेकिन वो फर्म के एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है। एक पीसीएस कोई कंपनी में जॉब नहीं कर सकता, आपने पढ़ा होगा, लेकिन फर्म में कर सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो कोई सीएस की, उसमें कर सकता है। तो मेरा या तो पार्टनर हो पीसीएस, या फिर मेरा क्या हो फर्म का एम्प्लॉय, तो वो मेरा रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। जैसे आप मान लो आए, वो ठप्पा लगा रहा है और आपने पूछा कि आप तो सीएस रमेश पटवारी नहीं हो, वो कह रहा है कि मैं उस फर्म का पार्टनर हूं, तो सर की मोहर लगा के वो साइन कर सकता है, या अपनी खुद की मोहर लगा के वो साइन कर सकता है। वो ये रिप्रेजेंट कर सकता है कि हाँ सर की फर्म का मैं प्रतिनिधि हूं, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, सर के साथ में प्रैक्टिस कर रहा हूं, वो ये प्रतिनिधित्व कर सकता है। कौन नहीं कर सकता, आप इससे उल्टा सोचो, नेगेटिव सोचो, पॉजिटिव नहीं। कौन नहीं कर सकता रिप्रेजेंटेशन मेरा, पीसीएस का, कोई भी पीसीएस हो उसका, कोई भी मेरा कलीग, कोई भी मेरा दोस्त या रिश्तेदार, कोई भी अननोन पर्सन, नॉन पर्सन कई बार हो सकता है, कोई अननोन व्यक्ति जिसको मैं जानता ही नहीं लेकिन वो कहीं दिखावा कर रहा हूं कि मैं सीएस रमेश पटवारी का प्रतिनिधि हूं। हो सकता है कोई व्यक्ति फ्रॉड कर रहा हो, कोई भी नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति जो मेरा कलीग हो, रिश्तेदार हो, ऑफिस का स्टाफ हो, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि सर की तरफ से प्रैक्टिस मैं कर रहा हूं, मेरे को बोलो, मैं साइन कर दूंगा, ये कर। मेन अर्थ यहाँ पे साइन से होता है, क्योंकि कोई भी चीज होती है सीएस, हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, साइन। तो साइन कोई भी व्यक्ति अगर मेरी जगह कर रहा है, मेरी मोहर लगा रहा है, तो वो गलत है। सीएस की साइन मोहर देखी होगी आपने कभी, गोल मोहर होती है अपनी, डिजिटल सिग्नेचर होते हैं वो अलग होते हैं, तो ये कोई दूसरा व्यक्ति रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। इस क्लोज को याद करो, देखिए याद हो रहा है कि समझने में कुछ। पीसीएस shall be deemed to be guilty if such, हाँ, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही अलाउ, अगर वो अलाउ करता है किसको, एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को, इन हिज नेम, कि वो उसके नाम को रिप्रेजेंट करे किसके तौर पे, कंपनी सेक्रेटरी के तौर पे, कोई दूसरे व्यक्ति को अगर हम अलाउ करते हैं।
अनलेस, एक्सेप्शन भी ध्यान रखना है, अनलेस करके क्या है एक्सेप्शन, हाँ, such person is also a CS in practice and is in partnership with or employed with him. ठीक है, दूसरा क्लॉज लिखिए फिर क्लॉज 2। A PCS shall be deemed, a PCS shall be deemed, a PCS shall be deemed to be guilty, a PCS shall be deemed to be guilty of professional misconduct, PCS shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he pay or allow, if he pay or allow or agree, if he pay or allow or agree to pay or allow, हाँ फिर से अलाउ, वापस बोल देता हूं आप सुन लीजिए। If a PCS shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he pay or allow or agree to pay or allow, लिख दिया, agree to pay or allow directly or indirectly, directly or indirectly any share, directly or indirectly any share, comma commission, any share, comma commission or brokerage in the fees or profit of his professional business, to any person, नीचे एक्सेप्शन अलग बना लो, नीचे लिख लो एक्सेप्शन, इस रूल के तो पॉइंट फुल स्टॉप लगा दो, नीचे एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ऑफ द क्लॉज। सर एक बार रिपीट करो ना। एक्सेप्शन ऑफ द क्लॉज, PCS shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he pay or allow or agree to pay or allow directly or indirectly any share, commission or brokerage in the fees or profit of his professional business, brokerage in the fees or profit of his professional business to any person। एक्सेप्शन, अब नीचे हेडिंग बना लो एक्सेप्शन ऑफ द रूल, एक्सेप्शन ऑफ द क्लॉज, नीचे 1 नंबर, member of the institute, member of the institute, member of the institute, 2 नंबर, partner or retired partner or the legal representative, partner or retired partner or the legal representative of a deceased man, legal representative of a deceased, deceased, भागो मत, अब्सेंट लगाऊंगा, अभी बाद में बोलोगे सर अब्सेंट क्यों लगा दी, अटेंडेंस में भागते ही लगाता हूं पहले, ठीक है ना, पढ़ाई नहीं करनी, कल सुनूंगा मैं दोनों क्लॉज। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा आप लोगों ने, पार्टनर और रिटायर्ड पार्टनर और द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिसीज्ड पर्सन, डिसीज पार्टनर लिखना है, डिसीज पार्टनर। तीसरा, member of any other professional body, member of any other professional body, member of any other professional body
ठीक 3 पॉइंट होगा, उसके नीचे एक लाइन आएगी पॉइंट 2 के नीचे, फॉर द पर्पज ऑफ rendering such professional service from time to time, for the purpose of rendering professional service from time to time in India, in or outside India, in or outside India, in or outside India. ध्यान दीजिए, देखो पढ़ रहे हैं ना भाई। दूसरा पॉइंट आपने लिखा है भी, ये सीधी सी बात क्या कर रहा है, कॉमन भाषा में सुनिए पहले, कि एक सीएस अपना जो काम करता है, प्रोफेशनल सर्विस देना अपना काम होता है, कंपनियों के काम कर रहे हैं, मैं ऑफिस करके मान लो कोई कंपनी का काम कर रहा हूं, तो उस काम के लिए किसी को कमीशन, ब्रोकरेज, प्रॉफिट में हिस्सा, ऐसा कुछ नहीं दूंगा। जैसे मैं आपको कहूं कि भैया कोई कंपनी हो आपके ध्यान में, तो उसको काम की जरूरत हो तो वो काम मैं कर दूंगा, सीएस का जो काम होगा वो मैं मेरे ऑफिस में साइन वगैरह कर दूंगा, और मेरे को जो फीस मिलेगी उसमें 25% तुमको दे दूं। आप खुश हो गए? आप कहोगे हाँ सर, मेरे पापा को पूछती हूँ। फिर आप कोई कंपनी का काम लाते हो, 50,000 रुपया फीस मान लो मेरे को उस कंपनी के काम से मिली, मैंने कहा ले 25% तेरी है, 10,000 15,000। ये नहीं कर सकता एक सीएस। सीएस ऐसे करेंगे तो ये आप खुद ही सोचो, ये चीजें गरिमा के खिलाफ होती है ना। काम की अपनी जो काम है वो एक नोबल प्रोफेशन है, हम जो काम कर रहे हैं वो सोसाइटी के प्रति कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर का काम है वैसे ही हम कंपनी के हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं। तो ये काम हम जो कर रहे हैं वो कमीशन के बगैर होना चाहिए, फेयर काम होना चाहिए, वरना तो आपस में जॉब में इसमें सीएस के काम में भी कंपटीशन हो जाएगा। सीएस के काम में कभी कंपटीशन नहीं देखोगे आप, ये पूरे क्लोज पढ़ लोगे उसके बाद में तो आपको लगेगा कि सर हम तो एकदम शरीफ बना के छोड़ेगा सीएस इंस्टीट्यूट। तो दूसरा पॉइंट में क्या है, आप लोगों ने पढ़ा है कि सीएस हैव बीन डीम्ड टू बी गिल्टी, हम दोषी बन जाएंगे कब? इफ ही पे, अगर मैं चुका रहा हूं, और अलाउ या इजाजत दे रहा हूं, तो खुद चुका रहा हूं या मैं मेरे ऑफिस को इजाजत दे रहा हूं कि दे देना इसको कमीशन, अलाउ, और अग्री टू पे और अलाउ, अग्री कमी, मैं एग्रीमेंट कर रहा हूं या मैं आपके साथ वादा कर रहा हूं कि मैं आपको पे करूंगा या अलाउ करूंगा, क्या? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है कि मैंने आपको बोला कि मैं एक डायरेक्ट कमीशन कुछ नहीं दूंगा, लेकिन मैं तेरे को एक अच्छा सा मोबाइल दिलवा दूंगा, तो वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट कमीशन हो गया। मैंने कहा कि आपको नकद पैसे नहीं मिल रहे लेकिन मैं आपका फेवर कर रहा हूं कुछ, तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं क्या नहीं कर सकता। वापस पढ़िए, पीसीएस हैव बीन डीम्ड टू बी गिल्टी इफ ही पे, अगर वो चुकाता है, और अलाउ, और अग्री टू पे और अलाउ, क्या कर रहा है? एनी कमीशन, एनी शेयर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या दे रहा है? शेयर का मीन क्या होता है? कोई मेरे को फीस मिली उसमें से हिस्सा, और कमीशन, या फिर आपको मैं क्या दे रहा हूं? कमीशन, और फिर क्या दे रहा हूं मैं आपको? ब्रोकरेज, दलाली दे रहा हूं। किसमें से? इन द फीस, जो फीस आपकी पार्टी से मेरे को मिलेगी, और प्रॉफिट, या प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा ऑफ इच प्रोफेशनल बिजनेस, मेरा जो प्रॉफिट होगा उसमें से या फीस में से मैं आपको कोई कमीशन देने का वादा कर रहा हूं टू एनी पर्सन। किसको देने का वादा कर रहा हूं? किसी भी व्यक्ति। जैसे मान लो आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हो, ये कॉमन सी बात है। आपकी कंपनी के बारे में मैंने कहा कौन सी कंपनी में जॉब करते हो, आपने कहा सर XYZ, जो भी कंपनी का नाम होता है। मैंने कहा उसका काम कौन करता है? कौन बाहर के सीएस कौन से काम करवाते हो? खुद कंपनी का सीएस तो होता ही है, बाहर का सीएस से भी काम होता है बहुत सारा। तो आपने कहा सर बताओ, आप बता दो, आप कर दोगे क्या? मैंने कहा कर दूंगा, तेरे को इतना कमीशन दे दूंगा। अब तो खुशी होगी ना। होता है बाजार में ये सब चीजें चलती है, लेकिन ये कह रहा है कि आप कमीशन नहीं दोगे, मना कर रहा है ना साफ साफ। पढ़ो वापस शुरू की 2 लाइनें, पीसीएस हैव बीन डीम्ड टू बी गिल्टी इफ ही पे और अलाउ, और अग्री टू पे और अलाउ एनी शेयर, कमीशन और प्रॉफिट। क्या दे रहा है? शेयर, कमीशन या प्रॉफिट दे रहा है। किसमें से? शेयर, कमीशन या ब्रोकरेज दे रहा है। किसमें से? इन फ्रॉम फीस, जो फीस मिल रही है मेरे को उसमें से, या फिर प्रॉफिट जो हो रहा है मेरे को प्रोफेशनल बिजनेस उसमें से, टू एनी पर्सन। किसी व्यक्ति को अगर मैं कमीशन देता हुआ पकड़ा गया तो मेरी डिग्री जा सकती है। लेकिन इसमें 3 जनों को अलाउ भी कर रखा है, एक्सेप्ट लिखा हुआ ना नीचे, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में 3 जने अलाउड। कौन कौन से 3 लोग? मेंबर ऑफ सीएस। सीएस को कमीशन दे सकता है। सीएस किसको दे सकता है? सीएस को। आप जैसे उस कंपनी के सीएस हो, आपने कहा सर मैं आपको काम दिलवा रहा हूं ये, मैंने कहा ठीक है 50% तेरा, वो कमीशन यहाँ पे आराम से अलाउ किया। मीन आप
सीएस हो तो मैं भी सीएस हूं, आपके बराबर के व्यक्ति को दे रहा हूं, इंस्टीट्यूट इसको अलाउ कर रहा है। या फिर मैं किसको दे सकता हूं, सेकंड पार्टनर को। मेरा कोई पार्टनर है, वो काम लेके आया है मेरी फर्म के लिए, और मैंने कहा देख काम तो पार्टनर होते हैं तो वो एक दूसरे जगह से ढूंढ ढूंढ के काम लाते हैं, या उनके पास क्लाइंट आते हैं तो वो काम अपनी फर्म को देते। तो उस पार्टनर को मैंने कुछ बोनस, कुछ कमीशन दिया। वो मेरा पार्टनर हो सकता है, रिटायर्ड पार्टनर हो सकता है, पार्टनर का डेथ होने के बाद उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है। आप कहोगे कि डेथ होने के बाद क्यों दे रहे हो उसकी घर वालों को कमीशन, या वो रिटायर्ड हो गया तो क्यों दे रहे हो। देखो सीए सीएस का काम होता है ना, ये पेट का भी काम होता है। डॉक्टर सीए सीएस हम प्रोफेशनल जितने पुराने होते जाते हैं ना, तो उतने ही ज्यादा अपनी कमाई बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि वो गुडविल बन जाती है। जैसे मैं एक तो नई कोचिंग करूं, एक पुरानी कोचिंग करूं, इसमें फर्क है कि नहीं है। नई कोचिंग करूंगा तो आप में से किसी ने मेरा नाम नहीं सुना होगा, पुरानी कोचिंग है तो क्या होगा, बच्चा अपने आप ही सुना के आ जाएगा नाम। गुडविल इसी को तो बोलते हैं ना। तो वही है बात कि अगर कोई पार्टनर मेरे साथ 20 साल काम किया, 10 साल काम किया, और उसके बहुत सारे क्लाइंट मेरे से जुड़े हुए थे, उसको मैंने क्या कर दिया, बहुत सारा कमीशन हर साल देता था। क्योंकि एक बार क्लाइंट जुड़ गया, कोई कंपनी जुड़ गई, तो हर साल ही काम कराएगी ना मेरे से, और हर साल ही मेरे को उस कंपनी से फीस मिलेगी। तो वो फीस में से हिस्सा उसको पार्टनर को मैं दूंगा। अब वो रिटायर्ड हो गया तो भी ड्यूटी बनती है कि उसको मैं दूं। क्यों? क्योंकि रिटायर्ड हो गया लेकिन क्लाइंट तो उसी का है ना, तो वो गुडविल तो उसी की वजह से आज तक मेरे पास टिका हुआ है ग्राहक, तो उसके रिटायर्ड होने के बाद में भी उसको दूं। रिटायर्ड की जगह उसकी डेथ होगी तो उसकी करवाऊं, क्योंकि वो क्लाइंट के पीछे रोल किसका रहा है, उस व्यक्ति का है। तो दूसरा किसको दिया जा सकता है, पार्टनर। आपको कि पार्टनर कोई भी बन सकता है क्या, सर मेरे को बना लो पार्टनर? नहीं, पार्टनर भी कौन बनेगा, सीएस ही बनेगा। आप आगे पढ़ोगे सीएस का पार्टनर ऐसे नहीं कि हम तुमको स्टूडेंट है सर मैं तो भाई हूं आपका बन जाता हूँ पार्टनर, वो नहीं चलेगा। तीसरा प्रैक्टिस में होना चाहिए। तीसरा इसमें क्या रहा है इसके बाद में, और मेंबर ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी, और कोई प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर। हम कुछ दूसरे लोगों को भी कमीशन दे सकते हैं। जो प्रोफेशनल बॉडी के नाम आगे आएंगे आपको, सीए इंस्टीट्यूट का कोई मेंबर हो, सीएमए का इंस्टीट्यूट का कोई मेंबर हो, बार काउंसिल का कोई मेंबर। बार काउंसिल के मेंबर को क्या बोला जाता है, वकील, एडवोकेट। एक आर्किटेक्ट इंस्टीट्यूट बना हुआ, आप पढ़ोगे आगे, आर्किटेक्ट जो डिजाइनर वगैरह होते हैं घरों के, उनके इंस्टीट्यूट के मेंबर को। इंजीनियरिंग का एक इंस्टीट्यूट बना हुआ, उसके मेंबर को। ऐसे 5-6 बॉडी के नाम आएंगे। एक एक्चुरी का इंस्टीट्यूट भी बना हुआ है, एक्चुरी बीमा प्रगणक का कोर्स होता है उसका। तो एक्चुरी का, आर्किटेक्ट का, इंजीनियरिंग का, सीए का, सीएमए का, इन इंस्टीट्यूट के जो मेंबर है वो भी प्रोफेशनल लोग हैं। उन लोगों को भी हम क्या कर सकते हैं, कमीशन फीस दे सकते हैं, क्योंकि ये आपस में गूंथा हुआ जाल है। अब मेरे पास काम आएगा तो वो काम में एक अकेले का काम नहीं आता। कि जनरली काम में क्या होता है, कोई एक पार्टी का काम आएगा, कोई कंपनी कहेगी कि सर आप मेरा ये काम करवा दो, मैं उसका सीएस का काम मैं खुद करूंगा, उसमें ऑडिट वगैरह का काम होगा, सीए का काम होगा। मैं मेरे किसी जानकार सीए को भेजूंगा कि नहीं? ये नहीं कहूंगा कि मैं ये काम नहीं करा सकता। मैं अगले को क्या बोलूंगा, आपका सारा काम हो जाएगा। सीएस का काम मैं कर रहा हूँ, सीए का काम कौन करेगा, कोई दूसरा सीए मेरा जानकार होगा वो फ्रॉम। सीएमए का काम कोई तीसरी फ्रॉम होगी वो, कोई एडवोकेसी का काम होगा कोई एडवोकेट करेगा, करेंगे ना। अब मैं उस सीए को क्या बोलूंगा कि देख ये काम मैं तेरे को दे रहा हूं, मेरे को कमीशन देना इसका। वैसे ही सीए अगर कोई काम मुझे देगा तो सीए भी मेरे से कमीशन ले सकता है क्या, मैं दे सकता हूँ क्या उसको, दे सकता हूँ। यहाँ पे देने की बात है, लेने की बात नहीं है। लेने की बात आगे आएगी, किससे कमीशन ले सकते हैं। यहाँ पे देने की बात है, किसको दे सकते हो तीसरे पॉइंट में, मेंबर ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी। मीन सीए ने अगर मेरे पास काम भेजा है, इसमें क्या 50% का फिक्स रोल होता है। कितना कमीशन तक चलता है आपको बता रहा हूँ, 50% तक। जैसे सीए मेरे पास कोई काम भेजेगा, मैंने उसको बोला कि मेरी फीस 5,000 रुपये है, अगला क्लाइंट को कितनी बताएगा, 10,000, 8,000, और वो या फिर मेरे को बोल देगा कि सर मैं 10,000 का बिल बना के देना, आप मेरा 50% कमीशन रहेगा। हम सीए को कमीशन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हर काम में रहता है। ज्यादातर काम हमारे आपस में जुड़े हुए रहते हैं, तो सीए सीएस को कमीशन देता है, सीएस सीए को देता है। मतलब आप किसी सीए के पास जाके बोलोगे ना कि ये काम है, अब आपको पता नहीं है, लेकिन उसको पता चल जाएगा सीए को देखते ही कि ये तो काम सीएस का है, लेकिन वो मना करेगा क्या कि नहीं नहीं ले जाओ इस फाइल को, तो क्या कहेगा, हाँ करवा देंगे, आपका काम करवा देंगे। वो फिर फोन किसको लगाएगा, कोई सीएस को लगाएगा, अपने जानकार को, कि मैंने ये ईमेल किया, चेक करना, ये काम करना है अपने को। सीएस फीस का अपना प्रोफेशनल फीस का वो लिफाफा भेजेगा कि इतनी फीस आपकी है कमीशन की नहीं। मीन सीएस सीए को देगा कमीशन, वो ऑथराइज्ड है कानून की नजर में, उसमें क्या नहीं है, कोई भी गलती नहीं। तो किसको कमीशन दे सकते हैं, वापस पढ़ना, लेने का अलग पॉइंट आएगा यहाँ, अग्री टू पे और अलाउ, हम दे रहे हैं कमीशन,
पॉइंट याद करो, देखो ये पीसीएस shall be deemed to be guilty if he pay or allow or agree to pay or allow any share, commission or brokerage in the fees or professional fees or profit from profession to any person। किसी भी व्यक्ति को अगर वो कमीशन देता है तो दोषी है, लेकिन किसको दिया जा सकता है अदर देन करके। आपने एक्सेप्शन क्या पढ़ा नीचे, पहला मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। यहाँ पे सुनो, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट लिखा हुआ, इसका मतलब वो सीएस जरूरी नहीं जॉब कर रहा हो या प्रैक्टिस कर रहा हो, कोई सा भी हो सकता है, प्रैक्टिसिंग सीएस या जॉब कर रहे हैं वो सीएस। आज कितने स्टूडेंट पढ़े हुए सीएस बने हुए, बहुत सारी कंपनियों में काम कर रहे हैं, वो सब क्या करते रहते कि सर, क्योंकि जॉब कर रहे हैं उनको बहुत सारा काम क्या करवाना होता है, पीसीएस से करवाना होता है। वो कहते हैं कि सर आप काम कर दो मेरा। क्यों कहते हैं वो? क्योंकि उनको पता है सर को बोलेंगे 2 रुपया अपने को भी कमीशन मिल जाएगा। 50,000 की फीस मैंने ली तो 25,000 का कमीशन पक्का हो गया ना उस आदमी का। तो वो ये काम जो होते हैं इनके अंदर क्या रहता है, सीएस चाहे मेंबर जॉब में हो चाहे किसमें हो, प्रैक्टिस में हो, दोनों ही तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसमें कमीशन दे सकते हैं। दूसरा किसको दे सकते हैं, पार्टनर को, रिटायर्ड पार्टनर को, या लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है पार्टनर का उसको। तीसरा मेंबर ऑफ अदर प्रोफेशनल को। ये सब जगह चलता है भाई, डॉक्टरों में भी चलता है। आपको पता होगा एक डॉक्टर अगर आपको रेफर करता है कि फलाने हॉस्पिटल में चले जाओ, तो फीस नहीं बनती क्या उसकी, वो दूसरे हॉस्पिटल की जो कमाई होगी ना उसमें भी लेगा कमीशन। बीमार पड़ के देखो आप, पता चल जाएगा, है ना। मैं पहले एक बार गया कपूर के पास गया, बीमार हो गया था, डेंगू हो गया। अब कपूर जी ने उनके पास खुद के पास भर्ती होने की सुविधा नहीं थी, एकदम जानकारी है मेरे खास है, उन्होंने मेरे को बोला कि वीके जैन में चल मैं आ रहा हूँ वहीं पे। तो वीके जैन हॉस्पिटल में आ गए, यहाँ पे उनको एडमिट करना था, वो एडमिट कर लिया। देखने कौन आते थे लेकिन मेरे को, कपूर, वो देखने आते थे, क्योंकि केस किसका, उनका रेफर किया हुआ। तो वो साथ में जैन हॉस्पिटल वाले तो सर्विस देंगे, साथ ही साथ वो भी बीच बीच में देखने आ जाते, और देखने अपना बिल भी देखने आ जाते कि हॉस्पिटल वालों ने कितना बनाया है ना। तो उसके हिसाब से अपना कमीशन भी उनका सेट रहता है। ये कॉमन बात आप कहीं भी हॉस्पिटल के अंदर देख लेना चाहिए। एक हॉस्पिटल से केस सिक्कर में तो खास तौर पे चलता है, दूसरे हॉस्पिटल में जाएगा, जितना मोटा बिल होगा उसका फिक्स परसेंट रहता है 20 से 25%। या आपने 50,000 रुपए का अगर हॉस्पिटल से बिल बनवा के लाए तो 10,000 तो वो छोटा वाला डॉक्टर ले जाएगा जिससे रेफर होके आएगा। ये तो हाँ, छोटे बड़े चलते हैं आजकल। तो ये सेकंड था, आप लोगों को कमीशन का बताया मैंने। दोनों पॉइंट कैसे याद करने आपको, देखो मैं लैंग्वेज बता रहा हूँ। पहला पॉइंट आपने पढ़ा था, आप क्या बोलोगे अगर पूछा जाता है क्लोज 1 पार्ट 1 शेड्यूल 1, तो आप क्या बोलोगे कि सर क्लोज 1 में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए पीसीएस के लिए लागू होती है। ये सेक्शन में हम तब दोषी होते हैं, तब हम प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तब माना जाता है। पूरी लाइन एजिटीज याद हो जाए तो और अच्छी बात है, एजिटीज याद हो जाए तो ठीक है, लेकिन नहीं याद हो तो आप कॉमन भाषा में कि अगर हम सर किसी दूसरे पर्सन को अलाउ कर देते हैं, किसके तौर पे, प्रैक्टिसिंग सीएस के तौर पे, हमारे सीएस की डिग्री जो किसी दूसरे को हम अलाउ कर देते तो हम किसके लिए दोषी माने जाएंगे, पहले वाले क्लोज में। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है, किसको अलाउ कर सकते हैं हम, जो प्रैक्टिसिंग सीएस हो और हमारा पार्टनर या फिर क्या हो वो एम्प्लॉय। दूसरा पॉइंट में क्या आता है, दूसरा पॉइंट में आप लोगों के ये आता है कि भी आप अगर पीसीएस हो और आपने अगर कमीशन दिया है किसी को, ब्रोकरेज या इसको देने का अग्रीमेंट किया, वो कोई भी पर्सन है जिसको आप दे रहे हो उसके काम के बदले में अपनी फीस में से, तो वो गलत है, इलीगल है, इसमें आपकी सजा हो जाएगी, मिसकंडक्ट हो जाएगा। हाँ, दे सकते हो जब आप क्या, अगर वो मेंबर हो कोई दूसरे इंस्टीट्यूट का, तीनों एक्सेप्शन तो आपको एजिटीज याद करने, या फिर मेंबर के बजाय वो कौन हो, पार्टनर हो अपना, तो उसको दे सकते हो। और तीसरा किसको दे सकते हो आप, जो हाँ अदर प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हो उनको दे सकते हो। तो ये तीनों ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। सीएस जितना पुराना होता जाता है काम, बहुत सारे सीएस आपको बता दूं ऐसे हैं जो डेली घंटे 2 घंटे ऑफिस में आते हैं, और जो पूरे दिन ऑफिस में रहते हैं उनसे ज्यादा कमाते हैं, क्योंकि जितना पुराना होता जाएगा उतना ही उसको काम क्या करना पड़ेगा, कम, गुडविल ज्यादा होती जाती है। ठीक है, ये दोनों क्लॉज भी याद करने, कॉन्टेक्स्ट का टेस्ट भी देना है, और कंपनी लॉ की सेक्शन 149 भी याद करनी है। इतना सा काम है बस।